बाह्य ऋण के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य ऋण। बाह्य ऋण वह ऋण होता है जो विदेशों से सरकार तथा निजी कंपनी द्वारा लिया जाता है। बाह्य ऋण हमेशा देयता सृजित करती है, क्योंकि यहाँ समय पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। देयता सृजित करती है क्योंकि इसमें जो है ना मूलधन और या तो ब्याज दोनों का भुगतान करना पड़ता है इसमें, इसलिए देयता सृजित मतलब देना होता है। संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार केंद्र सरकार संसद की अनुमति से विदेशों से उधार ले सकती है। केंद्र सरकार द्वारा लिया गया उधार भारत की संचित कोष भारत के पास 3 कोष होते हैं, जिसमें एक संचित कोष होता है। संचित कोष में संचित कोष कह सकते हैं या संचित निधि भी कह सकते हैं। एक होता है लोक लेखा निधि, एक होता है आकस्मिक निधि, एक होता है संचित निधि। तो ये जो विदेशी ऋण का उधार जो लिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा जो लिया जाता है, ये भारत की संचित निधि में जमा होता है, जिसे केवल संसद की अनुमति से ही सरकार खर्च कर सकती है। मतलब संसद की अनुमति से जब जो बजट तैयार होता है, तो बजट जो तैयार होता है उसमें जो वित्त का जरूरत पड़ता है, उसमें जो वित्त का आवंटन होता है, जो वो संचित निधि से ही दिया जाता है। अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकार बाह्य ऋण नहीं ले सकती है, वह केवल आंतरिक ऋण ही ले सकती है। राज्य सरकार जो है बाह्य ऋण नहीं ले सकती है, वह 293 के अनुसार संविधान में दिया था। 12वें वित्त आयोग के सिफारिश पर राज्य सरकार अपने विभाग या परियोजनाओं के लिए केंद्र की अनुमति से विदेशों से उधार ले सकती है, जिसके ब्याज और मूलधन का भुगतान स्वयं राज्य को करना होता है। मतलब राज्य को अगर लेना होगा तो वो केंद्र से अनुमति लेगी और केंद्र की अनुमति से वो विदेशी ऋण ले सकती है, लेकिन बिना केंद्र की अनुमति से विदेशी ऋण नहीं लिया जा सकता है राज्य के द्वारा। सरकार की कुल देयता में शामिल होता है सरकार का आंतरिक ऋण, मतलब केंद्र और राज्य सरकार का जो आंतरिक ऋण होता है, मतलब देश के अंदर जो ऋण होता है, सरकार का कुल देयता जो देयता सृजित करती है। फिर सरकार का बाह्य ऋण जो केंद्र और राज्य दोनों का होता है, और सरकार के लघु बचत योजना की देयता। लघु बचत वही जो आजकल चल रहा है, महिलाओं को जो दिया जाता है लघु बचत करने के लिए, जो बचपन जैसे कोई बच्ची जन्म लेती है तो उसके नाम पे जो रुपये को फिक्स किया जाता है, वो लघु बचत हुआ। ये भी देयता सृजित करती है सरकार, क्योंकि ये सरकार को बाद में इसका मूलधन देना पड़ता है और ब्याज के साथ। उपयुक्त तीनों को मिलाकर सरकार की कुल देयता बनती है। बाह्य ऋण विशेषता। बाह्य ऋण की विशेषता क्या है? भारत में विदेशी ऋण के आंकड़े तिमाही आधार पर, मतलब प्रत्येक साल के प्रत्येक 3 माह में पर आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लिए विदेशी या बाह्य ऋण में सरकारी और गैर सरकारी दोनों उधार शामिल होते हैं। सरकारी और गैर सरकारी दोनों उधार। गैर सरकारी उधार में बाह्य वाणिज्यिक उधार ईसीबी और एनआरआई जमाएं शामिल होती है। एनआर जमाएं जो विदेशों में भारतीय होते हैं, जो भारत की खाता में पैसा जमा करते हैं, वो भी देयता सृजित करते हैं। भारत गैर सरकारी उधार का ही भारत के बाहर ऋण में सबसे अधिक हिस्सा गैर सरकारी उधार का ही होता है, जिसमें सबसे अधिक ईसीबी का होता है लगभग 50%, जबकि दूसरे सबसे अधिक एनआरआई जमाएं होता है लगभग 25%। भारत का विदेशी ऋण हमेशा डॉलर मुद्रा में ही प्रदर्शित होता है, जबकि भारत का विदेशी ऋण केवल डॉलर मुद्रा में नहीं होता है। इसमें डॉलर के साथ साथ अन्य मुद्राएं भी शामिल होती है, जैसे यूरो, पाउंड, येन, रुपया। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण डॉलर मुद्रा में होता है लगभग 50%, जबकि विदेशी ऋण में दूसरा सबसे अधिक ऋण रुपये में होता है। मतलब भारत जो ज़्यादातर ऋण लेती है ज़्यादातर डॉलर में लेती है, सबसे ज़्यादा डॉलर में, इसके बाद भारत रुपया में लेती है, यही इसमें है।
भारत का विदेशी ऋण दो प्रकार का होता है, दीर्घकालिक ऋण और अल्पकालिक ऋण। दीर्घकालिक 1 वर्ष से अधिक और अल्पकालिक 1 वर्ष से कम। ईसीबी और एनआरआई जमाएं या ये एक दीर्घकालिक ऋण में होता है। ईसीबी एनआरआई जमाएं आईएमएफ द्वारा एसडीआर में लिया गया ऋण। द्विपक्षीय उधार, जब उधार का लेन देन दो देशों के बीच हो या बहुपक्षीय उधार हो। ब्रिक्स बैंक से उधार, मतलब ऐसे बहुपक्षीय, जैसे ब्रिक्स बैंक जो है बहुपक्षीय है। छठा में ऋण निर्यात ऋण, ये हो गया। अब दीर्घकालिक, अल्पकालिक में हो जाता है व्यापार उधार, विदेशी कंपनी द्वारा भारत के कोष पत्र या अल्पकालिक कॉरपोरेट निगम प्रतिभूति में निवेश। भारत के विदेशी ऋण के बढ़ने का कारण, भारत में विदेशी ऋण के वृद्धि के लिए हमेशा 3 कारक जिम्मेदार होते हैं। ईसीबी में वृद्धि, एनआरआई जमाएं में वृद्धि और मूल्यन प्रभाव, वैल्यू इफेक्शन। मूल्यन, विदेशी ऋण में डॉलर सहित अन्य मुद्राएं भी शामिल होती है। यदि इन मुद्राओं का मूल्य बढ़ता है तो विदेशी ऋण के मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। इसे ही मूल्यन प्रभाव कहा जाता है। इसका मतलब हुआ विदेशी ऋण जो कि डॉलर में लिया जाता है, अन्य मुद्राएं, इसमें जो अन्य मुद्राएं भी शामिल होती है। इन मुद्राओं का मूल्य अगर बढ़ता है, इन मुद्राओं का मूल्य अगर बढ़ता है तो विदेशी ऋण के मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे डॉलर में लिया जाता है, रुपये में लिया जाता है, या जिस चीज़ में, खैर रुपये में तो नहीं, डॉलर में लिया गया, येन में लिया जाता है, तो इसका जो मूल्य बढ़ेगा तो वाजिब है कि विदेशी ऋण में भी इसका मूल्य का प्रभाव बढ़ेगा। इसका मूल्य अगर बढ़ रहा है तो इससे दिक्कत होगा। यही हुआ मूल्य प्रभाव। सरकार का विदेशी ऋण, केंद्र और राज्य द्वारा लिया गया विदेशी ऋण। सरकार का विदेशी ऋण दो प्रकार का होता है, ये अल्पकालिक और दीर्घकालिक। सरकार का हमेशा दीर्घकालिक ऋण उसके अल्पकालिक ऋण से अधिक होता है। वर्तमान में सरकार का दीर्घकालिक विदेशी ऋण लगभग 82% है, जबकि अल्पकालिक ऋण जो है 18% ही मात्र है। भविष्य में अर्थव्यवस्था में किसी भी वित्तीय संकट की संभावना को, देखिए जैसे दीर्घकालिक होता है ना, तो ये किसी भी वित्तीय संभावना, जैसे कि अल्पकालिक होता है उसमें तुरंत मूलधन जमा करना पड़ता है जल्द, मतलब 1 साल से पहले। ये जो दीर्घकालिक होता है वो जब बहुत लंबे दिन का होता है, जिस वजह से सरकार को समय मिल जाता है ऋण चुकाने में। वही पर देखते हुए हमेशा दीर्घकालिक विदेशी ऋण को बेहतर माना जाता है। सरकार का विदेशी ऋण सबसे अधिक रुपये के मूल्य में होता है। विदेशी मुद्रा में विदेशी ऋण लगभग 100% ही है तथा शेष रुपये में है। 100% है, सॉरी 10%, वही 100% है, 10% है। ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, मतलब ऋण। ईसीबी गैर सरकारी विदेशी ऋण है। ईसीबी दीर्घकालिक ऋण होता है क्योंकि इसकी औसत अवधि 3 वर्ष की होती है। इसकी औसत अवधि, ये दीर्घकालिक होती है और इसकी औसत अवधि जो लगभग 3 वर्ष की होती है। भारत के विदेशी ऋण में सबसे अधिक हिस्सेदारी ईसीबी की है। ईसीबी के अंतर्गत केवल वे निजी कंपनी विदेशों से उधार ले सकती है जो एफडीआई प्राप्त करने के योग्य होते हैं। इसके अलावा एससीजेड विशेष विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब स्पेशल कॉमर्शियल एरिया जोन, पोर्ट ट्रस्ट, सिडबी और एग्जिम बैंक, ये सब ईसीबी प्राप्त करती है। ये सारे ईसीबी के व्यावसायिक ऋण होते, ईसीबी जो है एक व्यावसायिक ऋण होता है, अतः इसमें ब्याज का भुगतान होता है जो अन्य ऋण की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें अधिक ब्याज का भुगतान होता है जो अन्य ऋण से अधिक होती है। ईसीबी का लाभ, ईसीबी के द्वारा निजी कंपनी को लिए
निजी कंपनी के लिए पूंजी उपलब्धता की समस्या दूर होती है। निजी कंपनी के लिए यह विनिमय दर जोखिम को भी कम करता है। इसके पूर्ण भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। पूर्ण भुगतान के लिए मतलब दीर्घकालिक होता तो समय मिल ही जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इसे भी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं के लिए उधार लिया जाता है। ग्रीनफील्ड मतलब कोई नया परियोजना, जैसे मान लीजिए यहाँ नया एयरपोर्ट बनेगा तो ये ग्रीनफील्ड हो जाएगा। ये ब्राउनफील्ड हो जाता है, जैसे यहाँ एयरपोर्ट है, इसकी मरम्मत के लिए अगर यूज किया जाए तो उसको ब्राउनफील्ड कहा जाता है। ईसीबी का नियामक आरबीआई होता है। ईसीबी में उधारी दो प्रकार की होती है, स्वचालित और अनुमति मार्ग सॉरी स्वचालित, जहां आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अनुमति मार्ग, जहां आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता होती है। ईसीबी के अंतर्गत कंपनी अधिकतम एक वर्ष में 750 मिलियन डॉलर उधार ले सकती है। वर्ष 2022 में आरबीआई ने इस सीमा को बढ़ा दिया। अब कंपनी एक वर्ष में अधिकतम 1.5 बिलियन डॉलर मतलब दोगुना उधार ले सकती है। इसमें वृद्धि का उद्देश्य डॉलर के अंतर्प्रवाह में वृद्धि होगी। अंतर्प्रवाह मतलब भारत देश में आएगा। और सीएडी करेंट अकाउंट डेफिसिट में कम होगा और फॉरेक्स में वृद्धि होगी। इसी वजह से इसको बढ़ाया गया। एनआरआई जमाएं नन रेसिडेंट इंडिया और निवासी भारतीय। एनआरआई वे होते हैं जो भारत का नागरिक होने के बावजूद विदेशों में निवास करते हैं। भारत में एनआरआई बैंकों में 3 प्रकार के बैंक खाते खुलते हैं: एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआरबी। एनआरई नॉन रेजिडेंटल एक्सटर्नल खाता। कोई भी एनआरआई विदेशों से भारत में धन भेजने के लिए इस खाते का प्रयोग कर सकता है। इस खाते में वह विदेशी मुद्रा में जमा कर सकता है, किंतु यह खाता हमेशा रुपये के मूल्य में प्रदर्शित होता है। बैंक इस खाते में मतलब कि इस खाते में जब वो विदेशों में डालेगा $1, तो यहाँ पे 82 रुपीज़ शो करेगा। सॉरी, अभी तो 82 रुपीज़ है, 82 रुपीज़ शो करेगा। तो वही दिखाया जा रहा है कि रुपए के मूल्य में प्रदर्शित होता है। इस खाते में जमा पर ब्याज का भुगतान करता है, लेकिन उस ब्याज पर कोई कर आरोपित नहीं होता है। मतलब ये कि इसमें जो खाता में जमा किया जाता है, तो जो जमा होता है इस पे जो भारत सरकार होती है ब्याज देती है। ये जो ब्याज देती है इस पे कोई कर आरोपित नहीं करती है भारत सरकार। एनआरई खाता एनआरई एक मिनट एनआरई खाता रिपोर्टेबिलिटी होता है, अर्थात इसमें मिलने वाला ब्याज के साथ इसमें जमा को विदेशों में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। यह खाता बैंक के सामान्य चालू खाता बचत खाता की तरह होता है। एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, गैर निवासी सामान्य खाता। यदि एनआरआई भारत में आय अर्जित करता है, एनआरआई जो होता है जो भारत में आय अर्जित करे, भारत में मतलब एनआरआई है जो गैर निवासित है, जो भारत में नहीं रहता, वो जाके भारत में आके आय अर्जित करे और उसे केवल एनआरओ खाते में जमा किया जा सकता है। इसमें हमेशा रुपए में ही जमा होता है। इसमें उल्टा हो जाएगा। मतलब ये बताते हैं दोनों में क्या है, एनआरओ और एनआरई। एक मिनट, एनआरई जो होगा ये विदेशों में होगा। मान लिया जाए कि अमेरिका में ये खाता है, तो इसमें डॉलर में जमा होगा, ठीक, लेकिन शो होगा हम लोग को रुपए में। वहीं जो एनआरओ है एनआरओ जो है ये होगा भारत में, ये खाता खुलेगा, इसमें जमा होगा रुपए में लेकिन शो होगा डॉलर में। यही दोनों में अंतर है। एनआरओ खाते में जमा किया जा सकता है, इसमें हमेशा रुपए में जमा किया जाता है।
एनआरओ खाते के जमा पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज कर युक्त होता है। इस पे जो ये कर युक्त होता है, यह चालू खाता मतलब कोई भी गैर मतलब कोई एनआरआई जो है भारत में आय अर्जित करे और इसमें रुपया जमा करे, इसमें जो इसको ब्याज मिलेगा, जो भारत सरकार द्वारा ब्याज दिया जाएगा उसको इस खाते के लिए, इसमें इसका कर युक्त होता है ये यह बचत खाते के समान, यह जो होता है बचत खाते के समान होता है। पर्यटक यदि कोई विदेशी पर्यटक भारत में घूमने के लिए आता है तो उसे अनिवार्य रूप से एनआरओ में खाता खुलवाना होगा। एनआरओ खाता नन रिपोर्टेबल होता है क्योंकि इस खाते से एक वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपये का हस्तांतरण संभव है। इसके बाद FCNR-B फॉरेन करेंट नॉन रेसिडेंट बैंक, विदेशी मुद्रा गैर निवासित बैंक। यदि कोई एनआरआई भारत के बैंक में सावधि जमा करता है तो उसे FCNR-B खाता खुलवाना होगा। इस खाते में केवल विदेशी मुद्रा में ही जमा होता है, जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और बाहरी जितने भी डॉलर होते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे कि हम लोग एफडी खुलवाते हैं, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में एफडी खुलवाना चाहेगा तो उसके लिए अनिवार्य रूप से ये खाता खुलवाना पड़ेगा, FCNR-B खाता। और इसमें हमेशा विदेशी मुद्रा में ही यह जमा होता है, जैसे डॉलर, पाउंड, येन और भी बहुत सारे होते हैं। इस खाते की अवधि 1 वर्ष से लेकर अधिकतम 5 वर्ष की होती है। हाल ही में आरबीआई द्वारा भारत के बैंकों में एनआरई और एनआरओ जमाओं को सीआरआर और एसएलआर के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जहां इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? डॉलर के अंतर प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा डॉलर आएगा। फॉरेक्स में वृद्धि होगी, बैंक के साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी और CAD करेंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आएगी। बाजार में तरलता में वृद्धि होगी, राजकोषीय घाटा में कमी आएगी और समृद्धि दर में वृद्धि आएगी। हाँ जी।